नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में। और ये जो सॉल्व पेपर है ये पार्ट थर्ड है। प्रीवियस टू पार्ट्स के अंदर हमने लगभग 70 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हैं विद रैशनल। बचे हुए 30 क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं। हाउ मच वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन इंडिया। भारत के अंदर विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग रहता है। ऑप्शन थे अबाउट 7%, 12%, 17% और 22%। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है 17%, है ना। वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17% जो है पार्ट इंडिया के अंदर लिव करता है। इंडिया जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमन कंट्री है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में, चाइना के बाद में। तो 17% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर रहती है। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अबाउट 17%। वर्ल्ड की पॉपुलेशन का इंडिया का योगदान 17%। फ्री रेजिडुअल क्लोरीन लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर इज। ड्रिंकिंग वाटर के अंदर फ्री रेजिडुअल क्लोरीन का लेवल कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.25 मिलीग्राम पर लीटर, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, 1 मिलीग्राम पर लीटर और 2 मिलीग्राम पर लीटर। तो जो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन का लेवल होता है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, इट्स अबाउट 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, है ना। ये कितना होता है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्री रेजिडुअल क्लोरीन का लेवल पूछा है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर और एग्जैक्टली होता है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया वाज स्टेबलाइज। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है इंडिया के अंदर कब स्टेबलाइज हुआ है। 1952 के अंदर, 65, 85 और 2000। सो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है वो 2000 यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज इन 2000, एनपीपी 2000। एनआरएचएम इज स्टार्टेड इन विच ईयर। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, है ना। रूरल हेल्थ मिशन जो है उसकी स्टार्टिंग डेट यहाँ पे पूछा है 2000, 2002, 2005 और 2007। तो जिस सन में ये स्टार्ट हुआ था वो है 2005। 2005 के अंदर एनआरएचएम जो है इसका स्टार्टिंग हुई थी। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एनआरएचएम का स्टार्टिंग जो है वो ईयर जो है वो 2005 को माना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे के सारे, सीधा सन से पूछे हुए हैं। आशा provides services at the population activated social health accredited social health activist, that is the full form of ASA। सर्विस प्रोवाइड करती है कितनी पॉपुलेशन के ऊपर। 500, 1000, 2500 और 5000। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा बी, दैट इज 1000। 1000 पॉपुलेशन के ऊपर एक आशा जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। 1000 पॉपुलेशन के ऊपर वन आशा एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो है उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा बी, दैट इज 1000। विच डिजीज इज एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया। इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने डिजीज एलिमिनेशन के बारे में पढ़ा और ये सेकंड टाइम आया हुआ क्वेश्चन। एलिमिनेशन का मतलब हमने समझा कि किसी भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से किसी बीमारी का चले जाना एलिमिनेशन कहलाता है। दो वर्ड होते हैं, एक इरेडिकेशन और दूसरा एलिमिनेशन। इरेडिकेशन तो पूरे वर्ल्ड से बीमारी का हट जाना इरेडिकेशन कहलाता है और एलिमिनेशन किसी पर्टिकुलर एरिया का। तो इंडिया से कौन कौन सी बीमारी एलिमिनेट हुई, मतलब वर्ल्ड में तो है, दूसरे देशों में तो है, लेकिन इंडिया में वो बीमारी नहीं है, इसको एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं अपन। मलेरिया, एचआईवी, गुनिया वर्म और गोइटर। तो मलेरिया इंडिया के अंदर अभी भी प्रेजेंट है, एचआईवी के केसेज अभी भी प्रेजेंट है, गोइटर अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन गुनिया वर्म जो है इंडिया के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं है, एलिमिनेट हो चुका है। गुनिया वर्म कोई ड्रैकनक्लोसिस या नारू रोग हिंदी के अंदर माना जाता है। और सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, इसका इंडिया से क्या हो चुका है एलिमिनेशन, गुनिया वर्म। बर्थ रजिस्ट्रेशन शुड बी डन विद इन। बर्थ का रजिस्ट्रेशन कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए। ऑप्शन है 7 डेज, 10 डेज, 14 डेज और 21 डेज।
देखिएगा, हमने पहले भी पढ़ा कि बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन में इनको जो करने वाली संस्था होती है उसको सीआरएस बोलते हैं। सीआरएस मतलब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार प्रेजेंटली बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन शुड बी डन विद इन 21 डेज। 21 दिन के अंदर अंदर बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। तो यहाँ तो करेक्ट आंसर जाएगा डी, दैट इज 21 डेज। प्रीवियसली जो है ये था कि जो बर्थ का रजिस्ट्रेशन है वो 14 डेज के अंदर होना चाहिए और डेथ का रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 डेज का होना चाहिए। अभी दोनों के लिए 21 डेज है। तो हमने पहले भी पढ़ा कि अगर ऑप्शन में 21 दिन आता है तो जवाब 21 दिन ही करना है आपको, चाहे बर्थ हो चाहे डेथ हो। लेकिन अगर 21 डेज नहीं हो तो बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है 14 डेज में और डेथ रजिस्ट्रेशन होता है 7 डेज में। यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी, दैट इज 21 डेज। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। Route of administration of measles vaccine. Measles is a vaccine which is given at the age of 9 month। 9 महीने की उम्र पे दिया जाने वाला वैक्सीन मीजल्स। ये वैक्सीन को देने का रूट यहाँ पे पूछा है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस। सो इंट्राडर्मली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो वैक्सीन दिया जाता है उसको बीसीजी बोलते हैं। बैसिलस कालमेट-ग्योरिन इज द वैक्सीन विच इज गिवन इंट्राडर्मली। सबक्यूटेनस दिया जाने वाला वैक्सीन होता है मीजल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, मीजल्स शुड बी गिवन सबक्यूटेनसली रेदर देन मीजल्स। जापानीज एनकेफेलाइटिस एक और वैक्सीन होता है जिसको सबक्यूटेनस दिया जाता है। तो यहाँ पे बी आंसर बनेगा, सबक्यूटेनसली दिया जाता है मीजल्स वैक्सीन को। इंट्रामस्कुलर जो है बाकी वैक्सीन में डीपीटी जो वैक्सीन होता है उसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, आईएम दिया जाता है। हेपेटाइटिस वैक्सीन जो है उसको इंट्रामस्कुलर देते हैं, लेकिन मीजल्स जो है उसको सबक्यूटेनस दिया जाता है। और इंट्रावीनस किसी भी वैक्सीन को नहीं दिया जाता, इंट्रावीनस कोई वैक्सीन का रूट होता ही नहीं है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, दैट इज सबक्यूटेनस। मीजल्स शुड बी गिवन सबक्यूटेनसली एट द एज ऑफ 9 मंथ। नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स ऑफ एन एडल्ट। बॉडी मास इंडेक्स ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, वेट को किलोग्राम में रखो, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। हाइट को मीटर स्क्वायर के अंदर रखते हैं और वजन जो है उसको किलोग्राम के अंदर रखते हैं, और इससे हम क्या ज्ञात करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। और नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का जो बीएमआई होता है, नॉर्मल बीएमआई, वो 18.5 to 25 होता है ना, 18.5 से 25, ये नॉर्मल एडल्ट बीएमआई होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 15 से 19 जो कि गलत है, इसको अंडर वेट बोला जाएगा। 20 से 25 जो कि इसी रेंज के अंदर है, 18.5 से 25 के बीच में, 20 से 25, तो ये नॉर्मल बीएमआई है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हम बोल सकते हैं। इसके अलावा 26 से 30 जो है ये ओवरवेट के अंदर आएगा, इसलिए भी गलत है। 15 से 19 अंडरवेट है और ये ओवरवेट है ना। और लास्ट ऑप्शन है 31 to 35, तो मोर देन 30 जो है ये भी गलत है, क्योंकि ये किस कैटेगरी में आएगा, ओबेसिटी में। तो इसकी कैटेगरी हो गई ओबेसिटी। तो डी जो है वो ओबेसिटी में आएगा, सी जो है वो ओवरवेट में आएगा और ए जो है वो अंडरवेट में आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, 20 to 25, ये नॉर्मल बीएमआई माना जाएगा एडल्ट के अंदर। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट शुड बी गिवन विद ओआरएस। डायरिया के इलाज के लिए बच्चों में ओआरएस दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के साथ में क्या देना चाहिए, कैल्शियम, आयरन, विटामिन और जिंक। तो डायरिया जो है उसके इलाज के लिए डायरिया वाले बच्चे को ओआरएस के साथ में दिया जाता है जिंक, है ना। जिंक जो होता है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि डायरिया को प्रिवेंट करने में और रिप्लेसमेंट में मदद करता है, गट मोटिलिटी को स्टेबलाइज करता है। अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग डोज होती है जिंक की। अगर 2 से 6 महीने का बच्चा है, 2 महीने से छोटे बच्चे में तो जिंक का डायरिया भी ज्यादा नहीं है और जिंक का रोल नहीं है। 2 से 6 महीने का अगर बच्चा है तो उसको जिंक हम देंगे 10 मिलीग्राम पर डे, 10 मिलीग्राम पर डे देना होता है, और ऐसा जो है वो 14 डेज के लिए देना होता है। और अगर बच्चे की उम्र जो है वो 6 महीने से ज्यादा है, मोर देन 6 मंथ है, तो इसको हम जिंक देंगे 20 मिलीग्राम पर डे। कितना देंगे, 20 मिलीग्राम पर डे। और ये जो दोनों ही डोज जो हम दे रहे हैं इसको हम 14 डेज के लिए देते हैं। कितने दिन के लिए, 14 डेज के लिए। तो 2 से 6 महीने के बच्चे में 10 मिलीग्राम पर डे, और 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो 20 मिलीग्राम पर डे दे दो 14 दिन के लिए। हर डायरिया के बच्चे में जिंक दिया जाता है ओआरएस के साथ में। नॉर्मल हीमोग्लोबिन A1C लेवल, हीमोग्लोबिन A1C जो टेस्ट है वो डायबिटीज मरीज के अंदर किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि लास्ट 3 मंथ के अंदर एवरेज शुगर क्या था, है ना। 3 महीने का एवरेज शुगर बताने वाला ये टेस्ट होता है।
डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में किया जाता है, नॉर्मल पेशेंट में भी कर सकते हैं जिनको डायबिटीज नहीं हो। और अकॉर्डिंग टू द स्टेज कि पेशेंट इज डायबिटिक, प्री डायबिटिक या नॉर्मल, A1C का लेवल भी अलग अलग नॉर्मल काउंट किया जाता है। यहाँ हमारा पेशेंट जो है वो नॉर्मल है, वो डायबिटिक नहीं है न प्री डायबिटिक है, वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में HbA1c का लेवल पूछा है, लेस देन 6.5 to 7, 7 to 8, लेस देन 3। तो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के अंदर 6% से कम A1C जो है वो नॉर्मल माना जाता है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, इट शुड बी लेस देन 6, है ना। 6 से कम है तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आदमी को डायबिटिक है तो मतलब उसमें 6.5, प्री डायबिटिक 6.5 और डायबिटिक है तो 7 जो है वो नॉर्मल माना जाता है। और नॉर्मल इंडिविजुअल है तो लेस देन 6 जो है वो नॉर्मल माना जाएगा हीमोग्लोबिन A1C। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज इन एडल्ट व्हेन रैंडम ब्लड शुगर इज, अगर किसी एडल्ट के अंदर रैंडम ब्लड शुगर जो है वो कितनी आए कि हम प्रोबेबिलिटी संभावना जता सकते हैं कि उसको क्या है, डायबिटीज है। ऑप्शन दिया हुआ है 80 to 100, अगर ये RBS है तो ये नॉर्मल है, इसलिए ये डायबिटीज नहीं है। 100 to 140 ये भी लगभग नॉर्मल है ना, 140 से कम नॉर्मल माना जाता है। अगर RBS 140 mg पर DL से ज्यादा है, 140 mg पर DL से ज्यादा है, हम उसको डायबिटीज की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। और मोर देन 200 है तो सीवियर फॉर्म है, डायबिटीज जो है वो ज्यादा है, 140 से ज्यादा होती है वो डायबिटीज की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा सी, मोर देन 140 mg पर DL। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज? गैलेक्टोसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, स्ट्रोक। So the most common complication of diabetes is always hypoglycemia। देखो डायबिटीज के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होता है लेकिन इसका कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हाइपोग्लाइसीमिया। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, हाइपोग्लाइसीमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। किसी भी मरीज को जब डायग्नोस होता है तो उसको हम इंसुलिन और OHA देते हैं, और इंसुलिन और OHA के कारण ज्यादातर मरीजों को कॉमनली हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो इट्स मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। द स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में कैंसर की स्प्रेडिंग किस तरीके से होती है? थ्रू स्किन, थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम, थ्रू ब्लड, बी एंड सी बोथ। तो कैंसर जो है उसके फैलने का तरीका लिम्फ नोड के थ्रू या ब्लड के थ्रू होता है ना। तो बी और सी ये दोनों ही तरीके हैं जिसके द्वारा कैंसर जो है उसका स्प्रेडिंग हो सकता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से कैंसर नहीं फैलता, तो थ्रू स्किन नहीं होगा, लिम्फेटिक सिस्टम और थ्रू ब्लड होता है। तो बी और सी बोथ, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दोनों ही तरीके हैं कैंसर की स्प्रेडिंग होने के, मेटास्टेसिस होने के। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एक्सेप्ट वन। नीचे दिए गए में सारे ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर है, ए को छोड़ के, ये क्वेश्चन ने पूछा है। ऑप्शन है लेट मेनोपोज, लेट मेनोपोज अगर होता है तो हार्मोनल प्रॉब्लम वहां पे रहती है और इससे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं रहती है। एक्सेस वेट जिसको ओबेसिटी कहते हैं, वजन अगर ज्यादा है तो ये हार्मोनल डिफॉल्ट है, मेटाबॉलिक एरर है और उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं रहती है। जब भी हार्मोनल इंबैलेंस रहता है बॉडी में, कैंसर की संभावनाएं रहती है। सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर, दिस कैन कॉज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और वी कैन से सर्वाइकल कैंसर, लेकिन इससे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं नहीं है। और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज अगेन जो है बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर या हार्मोनल इम्बैलेंस से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाओं को बढ़ावा देते हैं। तो ए, बी और डी जो है रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर होने के, लेकिन सी यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर कैन नॉट कॉज ब्रेस्ट कैंसर। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। बेस्ट टाइम पीरियड फॉर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का सबसे बेस्ट टाइम पीरियड किसको माना जाता है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट 7 to 10 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 10 days बिफोर मेंस्ट्रुएशन, नेक्स्ट डे ऑफ विड्रॉल ब्लीडिंग इफ वुमन इज टेकिंग हार्मोन। तो सबसे बेस्टेस्ट टाइम पीरियड जो है वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का फर्स्ट 7 to 10 days माने जाते हैं मेंस्ट्रुएशन के। मेंस्ट्रुएशन के पहले 7 से 10 दिन जो होते हैं
वो सबसे बेस्ट टाइम होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक तरीका है जिससे वुमन अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करके ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना, अर्ली डायग्नोस किया जा सकता है। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टोबैको च्यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान टोबैको च्यू करने से, टोबैको का सेवन करने से क्या हो सकता है? इट कैन कॉज प्रीटर्म लेबर, ओवरवेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, इंपोर्टेंस। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान टोबैको च्यू किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो इट कैन कॉज LBW बेबी। ये क्या कारण बन सकता है? लो बर्थ वेट बेबी का कारण बन सकता है। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टोबैको च्यू प्रेगनेंसी के दौरान करने की वजह से लो बर्थ वेट बेबी पैदा हो सकता है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ये एक सब्सटेंस एब्यूज है, और जितने भी सब्सटेंस एब्यूज प्रेगनेंसी में इंटेक किए जाते हैं यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी करते हैं, और यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से IUGR और लो बर्थ वेट बेबी वहां पे पैदा होते हैं। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंसुलिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि काम में लिया जाता है डायबिटीज मेलाइटिस के इलाज के अंदर। ऑप्शन दिए हुए हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 2, टाइप 3 और बोथ टाइप 1 एंड टाइप 3। तो देखिएगा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस जो होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, उसको टाइप 1 माना जाता है। हालांकि डायबिटीज जो होती है उसके दो बड़े कारण होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज होती है। तीसरा जो डायबिटीज का टाइप होता है उसको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, पर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के लिए टाइप 3 वर्ड यूज नहीं लेते हैं। अब एग्जाम ने इस सवाल को किस तरीके से दिया है? वैसे तो नॉर्मली सीधा सीधा हम देखें तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस जो होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस जो होती है वो टाइप 1 को ही बोलते हैं, और इसका करेक्ट आंसर तो ए ही जाएगा, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहलाती है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इसमें काम में लेते हैं। टाइप 3 किसी डायबिटीज मेलाइटिस को नाम नहीं दिया गया। हाँ, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटिस होती है, पर उसके लिए हमने को भी टाइप 3 वर्ड काम में नहीं लेना होता है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का इलाज भी इंसुलिन ही होता है, पर हम इसके लिए टाइप 3 वर्ड काम में नहीं लेते हैं। पर हो सकता है कि एग्जाम ने इसको, अगर वो इसको टाइप 3 माने, है ना, तो डी आंसर बन सकता है जिसमें टाइप 1 और टाइप 3 दिया हुआ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी यही है कि इंसुलिन को ट्रीट करने के लिए टाइप 1 डायबिटीज ही रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो ए ही जाना चाहिए, और ए ही सही है। लेकिन अगर उस तरीके से माने तो वुड बी कि डी यहाँ पे आंसर बने। इस तरीके से यहाँ पे इस पेपर के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे है जिसके करेक्ट आंसर तो हम बता सकते हैं कि ये होगा, लेकिन उसको रिजल्ट के दौरान माना जा सकता है उस तरीके का भी, क्योंकि सोच क्या है क्वेश्चन देने की वो एक अलग मैटर मायने रखता है कि नहीं है ना। तो वहां पे थोड़ा वेरी कर सकता है, तो डोंट बी कि नहीं ये नहीं यही होगा, ऐसा नहीं है। देखो कुछ चीजें हैं जो तो वही होगी, है ना, कुछ के आंसर तो वही होंगे जो आंसर है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसमें वेरिएशन आएगा, है ना। ऐसे 5 से 10 सवाल इस पेपर में है, तो वो देखा जाएगा जब रिजल्ट आएगा, है ना, तब फाइनल पता चलेगा कि एग्जैक्टली स्कोरिंग क्या होती है और एग्जैक्टली मेरिट क्या रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि +-5 नंबर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके आंसर क्या माने जाएंगे वी डोंट नो, लेकिन करेक्ट क्या है वो हम बता सकते हैं कि इस तरीके से ये होना चाहिए। फॉर नॉर्मल ह्यूमन डेवलपमेंट डेली आयोडीन रिक्वायरमेंट कितना रहता है ना? डेली आयोडीन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूछी है 50 to 100 माइक्रोग्राम, 50 to 100 मिलीग्राम, 100 to 150 माइक्रोग्राम और 100 to 150 मिलीग्राम। तो आयोडीन जो होता है वो बहुत मामूली अमाउंट में, बहुत छोटा अमाउंट में दिया जाता है। तो ये मिलीग्राम में कभी भी नहीं होता है, तो ये दो तो गलत हो गया। मिलीग्राम वाली डोज इसमें कभी भी नहीं होती है, माइक्रोग्राम में दिया जाता है। और नॉर्मल इसकी वैल्यू जो होती है 150 माइक्रोग्राम होती है, तो वो एक ही वैल्यू के अंदर है, दैट इज सी। तो 100 to 150 माइक्रोग्राम जो होती है वो डेली रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आयोडीन की। आयोडीन जो होती है वो नमक के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज को प्रिवेंट करने में मदद करता है। वैक्सीन यूज फॉर सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए, सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए कौन सा वैक्सीन काम में लिया जाता है? आईपीवी। आईपीवी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, और ये पोलियो के प्रिवेंशन के लिए काम में लिया जाता है। जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड होते हैं उसमें इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। हिपेटाइटिस जो होता है, हिपेटाइटिस के प्रिवेंशन के लिए काम में लेते हैं। और डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस के लिए डीपीटी वैक्सीन होता है। ये तीनों सर्वाइकल कैंसर के लिए नहीं होता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी वैक्सीन काम में लिया जाता है, इसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोला जाता है। वैक्सीन का नाम है ह्यूमन पेपिलोमा
पेपिलोमा वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन जो है, पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो होता है ये एचपीवी वैक्सीन कहलाता है और ये सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी, ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन। NETEN, NETEN प्रिवेंट द कंसेप्शन फॉर, है ना, प्रेगनेंसी को रोकने में NETEN, नेट दैट इज नॉरएथिस्टेरोन इवेंथेट जो होता है वो रोकने में कितने टाइम के लिए मदद करता है? इट्स फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और 4 मंथ। तो दो इंजेक्टेबल फॉर्म में कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन काम में लिए जाते हैं मेडिकेशन फॉर्म के अंदर। वन इज डंपा एंड वन इज नेटियन, है ना। वन इज डंपा, DMPA डंपा बोलते हैं हम, और नेटियन। डंपा जो होता है उसकी डोज होती है 150 मिलीग्राम और इंट्रामस्कुलर इसको दिया जाता है और ये 3 महीने के लिए इफेक्टिव होता है, फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है। नेटियन जो होता है इसकी डोज होती है 200 मिलीग्राम और इसको भी इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और ये 2 मंथ्स के लिए प्रेगनेंसी को एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव काम करता है 2 मंथ के लिए, है ना। तो डंपा फॉर 3 मंथ और नीटियन फॉर 2 मंथ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा बी, दैट इज 2 मंथ। बी इज द करेक्ट वन। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी, दैट इज नीटियन और 200 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर एवरी 2 मंथ, हर 2 महीने में इसको लगाया जाता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहता है? The most common side effect for IUD is increased vaginal bleeding. तो ectopic pregnancy, excessive menstrual flow, rupture of uterus और expulsion of IUDs। तो सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का कि एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो करता है, वो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो करता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। वेजाइनल ब्लीडिंग ये ज्यादा करवाता है जो कि नॉर्मली डिसअपीयर हो जाती है 1 to 2 मंथ्स के अंदर, है ना। तो अगर एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो 10 to 20% चांस होता है कि हमें इसको रिमूव करना होता है। नॉर्मली हम इसको रिमूव नहीं करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम उस फीमेल को जिसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फ्लो ज्यादा होने लगा है उसको हम रीएश्योर करते हैं कि ये सबसाइड हो जाएगा 1 to 2 मंथ्स के अंदर और फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में हम रिप्लेसमेंट देते हैं फेरस सल्फेट टैबलेट। और फेरस सल्फेट जो टैबलेट होती है, फेरस सल्फेट टैबलेट जो होती है वो 200 मिलीग्राम TDS हम यहाँ पे साथ में रिप्लेस करते हैं 1 to 2 मंथ्स के लिए, जब तक ये ब्लीडिंग रहता है और उसके बाद में ये सबसाइड हो जाता है। अगर नहीं होता है और ब्लीडिंग का फ्लो बहुत ज्यादा होता है तब इसको रिमूव करते हैं। ऐसा 10 to 20% केसेज के अंदर देखने को मिलता है। IUCD का रिमूविंग जो होती है वो उसका मोस्ट कॉमन कोज जो रहता है वो पेन होता है। अगर पेन होता है तब हमें IUCD रिमूव करना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट रिमूव भी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा बी, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ HIV का डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है? तो नॉर्थर्न ब्लॉट नहीं होता है, इम्यूनो ब्लॉट और साउथर्न ब्लॉट ये कुछ भी नहीं होते हैं, ये होता है वेस्टर्न ब्लॉट। HIV का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलाइजा। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलाइजा इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर HIV। मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन एडोलसेंट एज, एडोलसेंट एज के अंदर सबसे कॉमन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज कौन सा होता है? एडोलसेंट एज के अंदर मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज जो होता है वो आयरन डेफिशिएंसी को माना जाता है। ऑप्शन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, कैल्शियम डेफिशिएंसी और जिंक डेफिशिएंसी। तो मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज जो एडोलसेंट एज के अंदर होती है वो होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, IDA। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ए, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन एडोलसेंट एज। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एडोलसेंट, डेफिनेटली एडोलसेंट एज, यंग एज के बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन कॉज होता है डेथ का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ऑप्शन है सुसाइड, डायरिया, RTA और एनीमिया। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, है ना, एडोलसेंट एज रियल लाइफ में कम होके रियल लाइफ में ज्यादा रहते हैं और रियल लाइफ की वजह से सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो रहती है लर्निंग फेज होती है और उस कंडीशन में सबसे ज्यादा जो कारण बना है जो है डेथ का वो है RTS, दैट इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ये मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है डेथ का एडोलसेंट एज के अंदर। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, RTH इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन एडोलसेंट एज।
टेस्टोस्टेरोन इज फाउंड इन, टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है? ओनली मेल, ओनली मेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी, बोथ मेल एंड फीमेल। तो देखिएगा टेस्टोस्टेरोन वैसे तो मेल हार्मोन को माना जाता है ना, तो ए ऑप्शन लिखा हुआ ओनली मेल, तो मेल हार्मोन माना जाता है, लेकिन सिर्फ मेल में ही होता है ऐसा नहीं है। और ओनली फीमेल तो सिर्फ फीमेल में होता है ऐसा भी नहीं है, मेल में ज्यादा अमाउंट में होता है और उसकी वजह से उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, फीमेल में कम अमाउंट में होता है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है, इसलिए उसमें फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिसाइड करते हैं। मेल के अंदर प्यूबर्टी में होता है, लेकिन सिर्फ मेल में होता है ये नहीं है, ऐसा हमने कह चुके हैं। तो अगर ए आंसर बोले तो सी भी होता है, इसलिए ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों में ही होता है, लेकिन मेल में बहुत ज्यादा होता है और फीमेल में बहुत कम होता है मेल की तुलना में, लेकिन होता दोनों में, इसलिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी, बोथ मेल एंड फीमेल। डोज ऑफ एल्बेंडाजोल इन यंग बॉयज एंड गर्ल्स, यंग बॉय और गर्ल में एल्बेंडाजोल की डोज कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 100 मिलीग्राम बीडी, 200 मिलीग्राम ओडीएचएस, 400 मिलीग्राम ओडीएचएस, 800 मिलीग्राम बीडी। द नॉर्मल डोज जो होती है एल्बेंडाजोल की वो एडोलसेंट एज के अंदर होती है 400 मिलीग्राम ओडीएचएस, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एडल्ट के अंदर लगभग 400 मिलीग्राम जो है वो बीडी हम देते हैं, या 800 मिलीग्राम ओडी होता है। यहाँ पे 800 मिलीग्राम बीडी दिया हुआ जो कि खोटा है, और 200 मिलीग्राम ओडी जो है वो सही नहीं है, बीडी होता तो इट वुड बी, इसलिए ये भी गलत हो गया। और 100 बीडी तो 200 ही हुआ, तो 200 तो डोज ही नहीं है, इसलिए ए और बी तो सेम ही बात है। और 800 बीडी तो बहुत ज्यादा है, 1600 डोज नहीं होती, इसलिए करेक्ट आंसर बनेगा सी, दैट इज 400 मिलीग्राम ओडी एचएस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? पहला है स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो एक से दूसरे में नहीं फैलती है, तो नहीं फैलती है, वो वाला आंसर हमें चूज करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, दैट इज स्प्रेडिंग, नॉट स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। स्प्रेड थ्रू वेक्टर्स, वेक्टर बोर्न डिजीज कहलाती है, नन ऑफ द अबव तो ऐसा नहीं है, बी यहाँ पे है आंसर, नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक एडल्ट पर्सन के अंदर कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक एडल्ट पर्सन में 120 टू 180, 120 80 तो होता हो सकता है, पर 120 टू 180 नहीं होता है, इसलिए ये जवाब नहीं बन सकता। 130 टू 139 और 80 टू 89 ये लिमिट सेट है। आजकल जो है ओल्ड एज के अंदर 140 90 अगर हो तो ये हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है। लेस देन 140 139 होता है, और लेस देन 90 जो है वो 89 होता है। तो इससे अगर कम है तो उस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, 130 टू 139 और 80 टू 89 mm ऑफ एच। 140 159 ज्यादा है और 170 कम वाली कैटेगरी में आता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 130 टू 139 और 80 टू 89। एग्जैक्टली तो यही जवाब होना चाहिए, पर अगर एग्जाम के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम रही है कि हो सकता है कि 180 मिस प्रिंट हो और इसको वो अभी भी 80 पढ़ रहे हो और करेक्ट आंसर वो ए दे दे, तो दे सकते हैं। तो यहाँ कुछ भी पॉसिबिलिटी है, हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हम देख के जो है गलत नहीं बता सकते कि 180 लिखा हुआ तो वी कांट से कि ये ए सही होगा, लेकिन एग्जाम में ए को सही माना जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है। लेकिन यहाँ पे तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन बी ही होना चाहिए, और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। मेन सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस के मेन सिम्टम क्या रहते हैं, ये क्वेश्चन ने पूछा है। व्हाट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस? तो डायबिटीज मेलाइटस में हम पढ़ते हैं 3P साइन होते हैं, 3P साइन। 3P साइन के अंदर पोलीयूरिया, पोलीफेजिया और पोलीडिप्सिया, है ना। 3P साइन क्या होते हैं? वन इज पोलीयूरिया, पोलीयूरिया मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन। दूसरा होता है पोलीडिप्सिया, एक्सेसिव थर्स्ट, जब यूरिन ज्यादा लगेगा बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो थर्स्ट ज्यादा लगेगा, पोलीडिप्सिया। और पोलीफेजिया, पोलीफेजिया मतलब एक्सेस हंगर, है ना। तो ये तीनों ही होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर बनेगा डी, दैट इज ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट मतलब ए बी और सी तीनों ही करेक्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा डी, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया। डायबिटीज मेलाइटस हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से पोलीयूरिया होता है, उससे थर्स्ट ज्यादा लगती है, तो पोलीडिप्सिया होता है। और इंसुलिन की कमी से सेल में ग्लूकोज नहीं जाने से सेल जो है वो हंगरनेस शो करती है, उसकी वजह से पोलीफेजिया वहां पे देखने को मिलेगा। तो 3P साइन सीन इन डायबिटीज मेलाइटस। तो ये 100 क्वेश्चन हमने विद रैशनल सॉल्व किए 3 पार्ट्स के अंदर। होप सो आपने बड़े अच्छे से एंजॉय किया होगा पूरे पेपर को। ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर हमने बताए हैं, ये आंसर लगभग हमारी अप्रोच के अनुसार लगभग सारे ही आंसर सही है।
है ना। मोस्टली एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ऊपर नीचे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि करेक्ट आंसर जो है वो कुछ अलग तरीके के रहते हैं। उसका रीजन होता है कि एग्जामिनर अपने पॉइंट ऑफ व्यू में उस चीज़ को सोचता है, लेकिन हम अगर अपने तरीके से सोचे तो इसका आंसर इस तरीके से होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। जैसा इसमें एक क्वेश्चन है कंगारू मदर केयर का, और उसमें मिनिमम टाइम पीरियड का सवाल पूछा गया था। वैसे हम जब टेक्स्ट बुक से देखें तो हर जगह मिनिमम टाइम पीरियड 4 to 6 और 6 to 8 ओवर्स वहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन CHO जो है उसकी ट्रेनिंग सेशन जो होता है आफ्टर सिलेक्शन 6 मंथ का जो आपका ट्रेनिंग सेशन है, उसकी जो बुक्स है वो कहती है कि 1 ओवर्स होता है, तो अब 1 ओवर्स भी मान सकते हैं। तो मानने को इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर कुछ भी माने जा सकते हैं, लेकिन 1 ओवर्स आंसर वहाँ बन सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक्स वो आंसर जो है हम अपन जो नॉर्मली पढ़ते हैं वो उस तरीके का रहता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है का डाउट कई लोगों को हुआ कि जो फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन है वो इंडेक्स केस होगा, तो वो इंडेक्स केस नहीं है, वो प्राइमरी केस ही होगा, ये कंफर्म है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट रह सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी आप इसी जो है आंसर की को फॉलो करते हुए अपना स्कोरिंग जो है जरूर पुट डाउन करें, ताकि देखें कि आपने कितना स्कोर किया है। और होप्स ऑफ मेरिट की हम बात करें तो इसका मेरिट जो होता है वो लगभग हम अपने एवरेज के हिसाब से बोले तो जो जनरल का मेरिट है वो लगभग 70 to 75 है ना, 75 के आसपास रहना है, प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू द, मैंने कहा आंसर की जो है प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन 75 के आसपास जनरल का मेरिट आप मान के चले, तो इफ यू क्रॉसिंग 75 मार्क्स यू विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम जनरल, है ना। ओबीसी कैटेगरी का हम बात करें तो इट्स अबाउट 68 to 73, है ना, 68 से 73 के बीच का मेरिट रहेगा। तो अगर आप 73 मार्क्स को क्रॉस करते हैं ओबीसी कैटेगरी में तो यू विल बी सिलेक्टेड। SC/ST का हम बात करें तो इट्स अबाउट 67 to 70, है ना। तो अगर आप 70% को क्रॉस कर रहे हैं तो आप सिलेक्टेड है SC/ST कैटेगरी के अंदर से। तो ये एक मोटा मोटा जो है अपना प्रिडिक्शन है कट ऑफ्स का। बाकी बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, और होप्स हो कि आप सब इस मेरिट क्राइटेरिया को क्रॉस करें और इसी तरीके का कुछ मेरिट रहे और आप अपना स्कोरिंग इससे असेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।